हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल अपनों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपने उसके एक्सियल पॉइंट पर क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। आज अपने उसके इक्वेटोरियल लाइन पे इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन बनेगी कहाँ। तो मैं आपको बता देता हूँ इक्वेटोरियल लाइन कहाँ बनेगी। मान लो मेरे पास ये कोई एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसका सेंटर पॉइंट ले लिया ओ। इसके सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, इसके सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो लाइन क्या कहलाएगी, अपने पास इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। देखो ये डेफिनेशन है इसकी, ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल, किसी भी डाइपोल के सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो मेरे को क्या करना है, इसके सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पे इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक मैंने पॉइंट ले लिया पी, जहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है इस डाइपोल के कारण। मान लिया ये माइनस क्यू किसी बी पॉइंट पर है और प्लस क्यू ए पॉइंट पर है, और इनकी बीच की डिस्टेंस अपने को पता है कितनी होती है 2a। अगर सेंटर हो तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और ये भी कितनी हो जाएगी a। और अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है, वो क्या होते हैं माइनस चार्ज से प्लस चीज की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा अपना p की डायरेक्शन। अब देखो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा। और अपने को पता है पी पर कैसा चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, क्योंकि अपने को पता है फोर्स क्या लगता है, इस पर रिपल्शन फोर्स लगता है। तो इस पी पॉइंट पर रिपल्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगी अपनी, किस चार्ज के कारण, E प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। अब बात करते हैं इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अपने को पता है ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि अपने को पता है इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, E माइनस क्यू चार्ज के कारण। अब देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है, मतलब इन दोनों चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त होगा वो निकालना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ई प्लस क्यू और जो ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको कॉम्पोनेंट में डिवाइड करो। एक तो हो जाएगा इस पी पॉइंट पर हॉरिजेंटल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करता हूं, देखो मान लिया मेरे पास ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, अल्टरनेट एंगल है, ये देखो जेड की शेप बन रही है, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखो माइनस क्यू चार्ज को अगर मैं एक्स वाई प्लेन में डिनोट करूंगा, जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उसमें कौन सा होता है, कोस कॉम्पोनेंट होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये तो हो गया ई माइनस क्यू चार्ज के कारण इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ई माइनस क्यू कोस थीटा और ई प्लस क्यू कोस थीटा। अब बात करेंगे अपने ई प्लस क्यू चार्ज को क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे। अब देखो अगर मान लो ये एंगल मैं क्या मानूं, थीटा मान रहा हूं, तो देखो दोनों ये ट्राइंगुलर सेम है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा मान लिया। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये टॉप एंगल है, आपने 10th क्लास में पढ़े हैं टॉप एंगल। अब देखो इस ई प्लस क्यू चार्ज का ये कौन सा हो जाएगा, कंपोनेंट कोस हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में थीटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ई प्लस क्यू कोस थीटा, और ये इसके परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो ये मैंने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है। अब देखते हैं अपने इसका कैसे इनको निकाला अपनों ने सारा दोबारा। ये आपको मैंने डायग्राम अच्छे से समझा दिया, देख लो। मैंने कोई माइनस क्यू चार्ज लिया है, प्लस क्यू चार्ज लिया है, बीच की डिस्टेंस 2 है, इसके सेंटर से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रहा है, सी पॉइंट पर,
और इस माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को अंदर की तरफ मिल रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने इनको कंपोनेंट में डिवाइड किया। देखो ये एंगल थीटा माना तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल थीटा है, जिसके लिए जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस। तो ये कौन सा होगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। इसी प्रकार ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अपने टॉप एंगल से थीटा। तो देखो जिस डायरेक्शन में देखो ई, ये क्या ई माइनस क्यू, अब ई माइनस क्यू को एक्स वाई प्लेन में लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में थीटा उसमें कौन सा होता है कंपोनेंट कोस, तो ई प्लस क्यू कोस इसी डायरेक्शन में है मतलब, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। मतलब जो ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा डायरेक्शन में क्या एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि ई माइनस क्यू कोस थीटा और ई प्लस क्यू कोस थीटा वो एक ही डायरेक्शन में है। अब देखते हैं आगे अपने, देखो सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप टू चार्जेस, मैंने आपको बताया था दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है, जो मैग्नीट्यूड में तो क्या होते हैं इक्वल, और साइन में क्या होते हैं अपोजिट, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, हैविंग डायपोल डिस्टेंस 2a between then we find electric field intensity at equatorial line at distance r डिस्टेंस में मैंने निकाला था फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से। अब बात करते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण उस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अपने को किसी पॉइंट चार्ज के कारण, देखो किसी पॉइंट चार्ज के कारण p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, देखो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जो चार्ज होगा वही लेके चलेंगे, तो क्या आएगा k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान रहा हूं मैं, एक बार ए पी मान रहा हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना अपने को, ए और पी के बीच की डिस्टेंस आनी चाहिए, तो मैं इसको ए पी स्क्वायर कर रहा हूं एक बार, तो यहां पे क्या कर दिया ए पी का स्क्वायर। अब वही बात माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसके लिए जो डिस्टेंस होगी अपने पास कितनी हो जाएगी, बी पी का स्क्वायर। अब अपने को देखो एक बार डायग्राम दोबारा दिखा रहा हूं, देखो ये लेंथ दोनों ट्राइंगल बने, देखो बी ओ पी ए ओ पी, दोनों की देखो ये लेंथ भी सेम है, ये आर भी दोनों की कॉमन है, तो ये लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी, मतलब बी पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी लिख सकता हूं, बी पी इक्वल टू ए पी। अब इनको मैंने यहां पे इस ट्राइंगुलर के अंदर बी ओ पी के अंदर, अगर मैं इस ट्राइंगुलर के अंदर बी पी या ए पी की वैल्यू फाउंड करूं किसी भी ट्राइंगुलर से, कोई भी ले लो, तो मैं यहां से ए ओ पी ट्राइंगुलर की बात करूं, देखो ये एंगल कितना है अपना 90, तो 90 के सामने वाली क्या लेंथ होती है अपने पास पता है, हाइपोटेनियस, और इस थीटा के सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या रहेगा अपने पास बेस। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस की अपने को पता क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे कितना है ए पी, तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आर है, तो आर स्क्वायर, बेस कितना है ए है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहां से इस ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, दोनों लेंथ क्या है इक्वल है। तो मैंने फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ए पी बी पी की वैल्यू कितना आएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू था क्या था, के क्यू अपॉन में ए पी का स्क्वायर था, और ए पी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ ए पी की है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। देखो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में तो क्या है इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड में तो क्या है इक्वल है। इसके लिए अपने को पता है जो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का सेम है, बट परंतु जो डायरेक्शन है वो क्या है अपोजिट है। अब देखिए जो इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी प्राप्त होगी, तो वो अपने को इस डायरेक्शन में मिलेगी, किसके सम के, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई प्लस माइनस क्यू कोस थीटा। जो टोटल इंटेंसिटी प्राप्त होगी अपने को, देखते हैं यहाँ पे वी रिसोल्व E plus Q and E minus Q is components, then E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are equal। दोनों क्या इक्वल है मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसके लिए वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है E plus Q cos theta E minus Q cos theta एक ही डायरेक्शन में है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा उन दोनों के सम के इक्वल आएगा। P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू E plus Q cos theta
प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। अपने को पता है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो ई प्लस क्यू की जगह मैं ई माइनस क्यू भी लिख सकता हूँ और ई माइनस क्यू की जगह मैं ई प्लस क्यू भी लिख सकता हूँ। तो ई माइनस क्यू की जगह मैंने ई प्लस क्यू रखा, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा। तो अपने को पता है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ई प्लस क्यू की वैल्यू रख दी कितनी, 2, वैसे का वैसा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। और अपने को पता होना चाहिए जो कोस थीटा होता है अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस किसी भी ट्राइंगुलर से निकाल सकते हैं अपने, चाहे ये वाला ट्राइंगुलर ले लो चाहे ये वाला। तो देखो इस थीटा, ये थीटा एंगल दियो, इसके सामने वाली लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये रह गया अपने पास बेस कितना है ए, और हाइपोटेनियस कितना है रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये कोस थीटा की वैल्यू मैं उस फॉर्मूले इनपुट कर दूंगा। तो यहां से मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, देखो मैंने रूट बताया तो इसकी पावर हाफ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, देखो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यू 2a को साथ लिख दिया अपने, मतलब क्यू इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी के वैसे का वैसा, नीचे कितना लिख दिया, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में 2। देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो सम करके कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। अब बात करते हैं, ये देखो ये इंटेंसिटी प्राप्त हुई है अपने को इसके इक्वेटोरियल लाइन पे। अब अपने को पता है जो ये 2a डिस्टेंस है, जो ये 2a डिस्टेंस है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, तो ए तो और भी शॉर्ट हो जाएगा इस आर के कंपैरिजन में। तो ये आर क्या है, कंपैरिजन करें ए के साथ, तो आर बहुत बड़ी लेंथ है, इसके लिए जो ए स्क्वायर है उसको अपने क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दिया तो अपने पास कितना रह गया, आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, के पी अपॉन में आर क्यूब। ये अपने को इंटेंसिटी प्राप्त हुई है उसके इक्वेटोरियल लाइन पर। अगर के की वैल्यू रखें तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब। तो ये जो अपने सारा मेथड लेके चले अपने एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर बात की है, तभी अपने के की। अगर इसके अलावा कोई और मेथड हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एक बात और देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो अपनों ने बात की थी ई एक्सियल की बात की थी, वो कितना प्राप्त होता, 2 के पी अपॉन में आर क्यूब, जो कल बात की थी अपनों ने। और आज बात की है ई इक्वेटोरियल पे, ई इक्वेटोरियल में कितना प्राप्त हुआ, के पी अपॉन में आर क्यूब। अगर इन दोनों की मैं कंपैरिजन करूं तो जो ई एक्सियल होगा वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इक्वेटोरियल की वैल्यू यहाँ पे के पी अपॉन में आर क्यूब रख दो तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, वो एक्सियल की वैल्यू बन जाएगी। तो याद रखना जो ई एक्सियल की वैल्यू होती है मतलब वो क्या होती है, 2 टाइम्स ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बात करते हैं अब इसके वेक्टर फॉर्म की। अब वेक्टर फॉर्म में देखो मैंने क्या लिखा है कि E इक्वल्स टू माइनस, देखो यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, क्यों लगाया अभी बताऊंगा आपको, के पी अपॉन में आर क्यूब, दोनों पे वेक्टर लगा ले, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस लगाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या अपोजिट है। कैसे है आपको मैं डायग्राम में फिर से दिखा देता हूं। देखो मैंने आपको क्या बताया, इस पी पॉइंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को प्राप्त हो किस डायरेक्शन में, इन दोनों के संग मतलब इस डायरेक्शन में प्राप्त हो रहा है, इस डायरेक्शन में है। और अपने को जो पी की डायरेक्शन वो अपने क्या इस डायरेक्शन में है, फील्ड इधर है और मोमेंट इधर है, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, इस कारण मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो देखो इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, किसी भी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल का कंपैरिजन करें तो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से। ये था आज का अपना लेक्चर। थैंक यू।